हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल हम बात अपने करते हैं अपने कंटेंट की। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। देखो, कोई भी जो चैप्टर होता है वो रिलेटेड होता है कॉन्सेप्ट से। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि विद्यार्थी को जो कॉन्सेप्ट है वो तरीके से तैयार किए जाए ताकि उसको कोई भी जब वो एग्जाम दे, चाहे वो नीट की दे, चाहे जेडब्ल्यू की दे या और भी कोई बोर्ड एग्जाम दे, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इन टॉपिकों में ना हो। ऐसा मेरा मोटिव है और ऐसे मैं मान के पढ़ाता हूँ भाई। क्लियर है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट रहता है तो उससे मैंने कहा है कि वो व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम बात कर रहे थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर का परमाणु मॉडल। इस टॉपिक के ऊपर हम हमारी चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो दिया गया था वैज्ञानिक नील्स बोर के द्वारा। क्लियर बात थी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो आधारित था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, यानी जो बोहर का परमाणु मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर क्या था, आधारित। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि बोहर ने कहा था कि जो परमाणु है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसने क्या कहा था कि आपके पास ये एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, नील्स बोहर ने। बात क्लियर है। यही ऑर्बिट आगे जाके बन जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात करूंगा उसकी बाद वो बात तो बाद की है। फिलहाल तो अभी ध्यान रखो उसने क्या कहा था। उसने कहा था आपके पास जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर। ये काम किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। क्योंकि रदरफोर्ड ने हमको ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। दूसरी बात कंप्लीट हो गई। तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा, किसी भी एटम के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। तीसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी एटम के पास ऑर्बिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। यानी हर एटम के पास इन ऑर्बिट कितने होंगे, डॉट 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 कितने हो जाएंगे अपने पास, इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे अपने पास, इनफाइनाइट, जिसे बोलते हो आप हिंदी में अनंत। क्या बोलते हो उसे आप हिंदी में, अनंत। ये पॉइंट था तीसरा। मैंने फिर आपसे ये भी कहा था इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपके पास ऑर्बिट इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पे होगा। जैसे आपके पास पूरा मकान है तो उस पूरे मकान में आप हर जगह थोड़ी हो सकते हो, किसी एक कमरे में होंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है कि जैसे इसके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान होता है। उसने कहा, किसने कहा, यह बात नील्स बोहर ने कही कि किसी भी एटम के पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। किसी भी एटम के पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रहेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, यानी जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होगा, NH/2π का पूर्ण गुणज। बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी जो n की वैल्यू होगी, क्योंकि h की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसे तो प्लांक स्थिरांक कहते हैं। 2 भी कांस्टेंट होता है, पाई भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जानते हो ना पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है। और हमारे पास दो तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अब वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ओनली n पर। n क्या है यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 एंड सो और इनफाइनाइट तक। यही अपने पास ऑर्बिट। यानी आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेगा, n की। और ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर मल्टीपल आएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3.5, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, आपके पास जो कोणीय संवेग आएगा, उसका जो मान आएगा हमेशा NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी एक के बाद वैल्यू सीधी कितनी आएगी, 2 आएगी। बीच के अंदर कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू, यानी मैं कहूंगा 1.5 2.5 3.5 इस प्रकार की कोई वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात किसने कही, ये बात कही बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। ये पॉइंट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको सब समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बात। अब बात करता हूं इसके बारे में कि जो पॉइंट कह रहा है कि MVR = NH/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, इसका मतलब है क्या, वो बात मैं करने वाला हूं। क्योंकि कल हमने हमारा लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर छोड़ा था। उसने क्या कहा था कि किसी भी एटम के पास उसने क्या कहा था कि किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहना पसंद करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान, यानी MVR का मान NH/2π का क्या होगा भाई,
पूर्ण गुणज, यानी जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में बोलते हो इंटीजर मल्टीपल, यानी n की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, कम से कम 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी हमेशा n की वैल्यू ऐसी होगी, 1.5 नहीं होगी, 2.5 नहीं होगी, 3.5 नहीं होगी, 4.5 नहीं होगी, यानी हमेशा n की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं n की वैल्यू कम से कम 1 रखूं, सुनो बात ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, यहां पर n बराबर क्या है, यहां पर n बराबर क्या है, यहां पर n बराबर हमारे पास ऑर्बिट, क्या है हमारे पास यहां पर n बराबर ऑर्बिट। अब सोचो आपके पास ये न्यूक्लियस है, या आपके पास पहला ऑर्बिट होगा, या आपके पास दूसरा ऑर्बिट होगा, या आपके पास तीसरा ऑर्बिट होगा, या आपके पास चौथा ऑर्बिट होगा, ऐसे करते 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 कितने ऑर्बिट हो जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट। भाई बोहर ने यही तो कहा था कि किसी भी परमाणु के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, जिसे हिंदी में बोलते हो आप कोणीय संवेग। क्या बोलते हो इसे आप, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन केवल वहीं रहना पसंद करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा, NH/2π का पूर्ण गुणज। अब आप सोचो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, यहां पर n की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, यहां पर कितनी है अपने पास 2 है, यहां पर कितनी है 3 है, यहां पर कितनी है अपने पास 4, और यहां पर जाकर कितनी हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो भाई अगर मैं मान लो n की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं, तो यहां पर 1 रखोगे तो बताओ mvr की वैल्यू कितनी आएगी, H/2π कितनी आएगी, आएगी नहीं आएगी। अरे भाई अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये n तो 1 ही रह जाएगा, h अपॉन कितना हो जाएगा 2, H/2π। अगर मान लो आप n की वैल्यू यहां पर 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2H/2π। काट सकते हो इसको आप, इसको 2 से 2 कट जाएगा ना, H/π रह जाएगा, काट भी सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या इसमें है नहीं। अगर मान लो अगर आपने n की वैल्यू 3 रखी तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 3H/2π। बताओ होगी कि नहीं होगी। अगर मान लो अगर आपने n की वैल्यू कितनी रखी 4, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4H/2π। अगर 5 रखी तो 5H/2π। इस प्रकार वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर होगा, या इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, या इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, या इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। यानी इसके बीच का जो स्थान है ना, ये स्थान, इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, इन स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को ध्यान समझना। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन या तो कहां पर रहेगा, H/2π में, या कहां रहेगा 2H/2π में, या कहां रहेगा 3H/2π में, या कहां रहेगा 4H/2π में। ऐसे करते करते कहां रह जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर। लेकिन इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करेगा, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू बोहर। क्योंकि बोहर ने ये कहा था किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज। और n की वैल्यू आप रखते चले जाओ, आपके पास बताओ ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू किसकी है, एंगुलर मोमेंटम की। अब आप कहोगे सर ये क्या कहलाएगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं, इस जो एरिया है यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये जो बीच का जो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसको बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसको, फोरबिडन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं FZ। क्या बोलते हैं, FZ। समझ गए बात। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, उस जोन को बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसको, फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम फोरबिडन जोन। कहानी क्लियर है आपको कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन या तो रहेगा H/2π में, या रहेगा 2H/2π में, या रहेगा 3H/2π में, या रहेगा 4H/2π में, एंड सो ऑन, लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो होगी। इस जोन को बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोरबिडन जोन। यानी इस जोन के अंदर इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो यहां रहेगा, इसके बाद सीधा कहां जाएगा, यहां बीच के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो ऐसे हो गया, इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको कि ये मतलब है क्या, ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता है, बताऊंगा इस चीज के बारे में। ये बात आगे डिस्कस की जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां रहना पसंद क्यों नहीं करता है। फिलहाल के लिए आप देखो कि इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, तो H/2π में रहेगा, या 2H/2π में, 3H/2π में, 4H/2π में, एंड सो ऑन, लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप n की वैल्यू रखते चले जाना और कोणीय संवेग आपके पास आ जाएगा। और यहां से यहां तक का जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करेगा। इस जोन को बोलते हैं अपन फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोरबिडन जोन। ये तो ऐसी कहानी होगी, जैसे मान लो आप ऐसे एग्जांपल समझो, आपके पास एक सिड्डी है, जैसे आपके पास एक सिड्डी है और यहां पर आपको जाना है, यहां कोई आपके पास हम लोग यहां पर झंडा लगा हुआ है, इस झंडे पर आपको जाना है, तो आप कहां जाओगे, आप क्या करोगे, आप या तो पहला कदम यहां रखोगे, सही है, उसके बाद सीधा कहां जाओगे आप, दूसरे कदम पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर, और लास्ट में आप कहां चले जाओगे, झंडे पर। ऐसा ही तो करोगे भाई आप ऐसा ही तो करोगे।
देखो आप, अगर मान लो यहां पर मैंने एक झंडा लगाया हुआ है और यहां पर मैंने ऐसे सीढ़ी बनाई है, तो आप क्या करो, पहले आप इस सीढ़ी पे कदम रखोगे, फिर उसके बाद इस सीढ़ी पे कदम रखोगे, फिर यहां पर रखोगे, फिर यहां पर रखोगे, फिर यहां पर रखोगे, फिर कहां चले जाओगे आप, झंडे के पास में। भाई आप यहां सीधा यहां जाओगे क्या, आप यहां पर जाओगे क्या, क्या यहां पर आप खड़े हो सकते हो क्या, यहां पर देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखना, क्या आप इस एरिया पे खड़े हो सकते हो, ना तो आप यहां पर खड़े होंगे, ना आप यहां पर खड़े होंगे, ना यहां पर खड़े होंगे, ना यहां पर खड़े होंगे, ना ही यहां पर। आप कहां जाओगे, आप या तो यहां जाओगे, फिर सीधे यहां जाओगे, फिर यहां ऐसे चले जाओगे। लेकिन यहां पर जो स्पेस है, इस स्पेस पे आप खड़े नहीं होगे। इस स्पेस को बोलते हैं फोरबिडन जोन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोरबिडन जोन। कहानी क्लियर हो गई। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो जो बीच का जो एरिया आता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, फोरबिडन जोन, जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते हो। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, यानी यहां पर जो एरिया होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा जोन कहलाएगा, फोरबिडन जोन। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है आपको कि बोहर ने अपने 5वें पॉइंट के अंदर क्या कहा था वो सॉरी चौथे पॉइंट के अंदर क्या कहा था उसने, कि इलेक्ट्रॉन वही रहेगा जहां पर कोणीय संवेग का मान NH/2π का क्या होगा भाई, पूर्ण गुणज। क्या होगा हमारे पास, NH/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज। कहानी क्लियर है। और ऐसे कहानी समझ में ना आए तो आप इस एग्जाम में समझ सकते हो, क्योंकि ये अपने पास होगा H/2π, ये अपने पास होगा हो सही है H क्या हो 2H/2π, 3H/2π, 4H/2π एंड 5H/2π या 6H/2π, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट नहीं करे। और ये जो जोन है जिसको मैंने गोला किया है, ये जो जोन है, ये जोन क्या कहलाएगा अपने पास, फोरबिडन जोन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा फोरबिडन जोन। चारों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसके सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तीसरा पॉइंट क्या था, किसी भी परमाणु के पास, एक पॉइंट और था, बताया था मैंने आपको कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सॉरी मैं इस पॉइंट को भूल गया था कि kZe²/r² क्या होता है, mv²/r। ठीक है। इसके अलावा क्या था, किसी भी एटम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा, NH/2π का पूर्ण गुणन। कैसे होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसे बोलोगे आप फोरबिडन जोन। कहानी क्लियर है यहाँ तक कहानी देख लीजिए आप। ये 5 पॉइंट है किसके बारे में, नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अभी मैं और पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं, फिलहाल आप इन पॉइंटों को ध्यान से देखिए कि नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके 5 पॉइंट कौन कौन से थे। कहानी यहां तक कि आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि इलेक्ट्रॉन वही रहेगा जहां पर MVR की वैल्यू NH/2π का क्या होगी, पूर्ण गुणज। कहानी क्लियर है। अब मैं बात करता हूं इससे आगे की, कि छठा पॉइंट, नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो पॉइंट नंबर 6 से 4 आप देख लेना, नंबर तो मेरे को पता है नहीं, मैं तो पॉइंटों की बात कर रहा हूं। देखो उसने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसने कहा आपके पास ये न्यूक्लियस है, सुना मेरी बात को ध्यान से, उसने कहा आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल अलग होंगे, ये यहां भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, इसके आगे हो सकता है, इसके आगे हो सकता है। कहां पर होगा बताया तुमको, वो वहां पर होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π का क्या होगी, पूर्ण गुणज। ठीक है। मैं मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है, चक्कर लगा रहा है, वो लगा रहा है इसके चक्कर, क्या लगा रहा है उसके। चलो उसने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ना तो वह एनर्जी को लेता है और ना एनर्जी को देता है। सुनो बात ध्यान से, कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी और ये रदरफोर्ड की कमी थी। क्योंकि अगर आपको पता हो तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी को कम कर देता है। अब वो सोचो अगर वो अपनी एनर्जी कम करेगा तो चक्कर लगाता 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 कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। और आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता। ये बात बताऊंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है, ये बात की है, ये बात बताएगा आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। वो बात की बात है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा देगा लगाता 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 कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहना पसंद नहीं करता है। ये बात रदरफोर्ड की क्या थी, कमी थी। उसने ये कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और चक्कर लगाते 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 कहां चला जाता है, वो सेंटर में चला जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या थी, रदरफोर्ड की क्या थी, कमी थी। लेकिन देखो बोहर ने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ना तो वो एनर्जी देगा और ना ही एनर्जी लेगा। यानी उसने लगाया लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाया उसने लगाया लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है तो ना तो वो एनर्जी लेता है ना ही वो एनर्जी देता है। यानी वो ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा ग्रहण करेगा ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा को त्यागेगा। और जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है, सुनो बात उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उस बात को वापस सुनना मेरी बात को ध्यान से। उसने कहा कि जब भी, मैं लिख देता हूं पॉइंट ये, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाता है तो वह न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन। यानी ना तो एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा, ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड करता है तो ना तो एनर्जी लेता है ना ही एनर्जी देता है, यानी उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स। तो जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो न तो ऊर्जा को अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। उस ऑर्बिट उत्सर्जन करता और न ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। उस ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट इसे बोलते हैं स्थायी ऊर्जा कक्ष। क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं स्थायी ऊर्जा कक्ष कहते हैं। जिसको अंडरलाइन किया उस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं। उसने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, जिस भी ऑर्बिट वो चक्कर लगा रहा है, तो ना तो वो एनर्जी लेगा ना ही एनर्जी देगा। यानी उसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना ही बढ़ेगी, यानी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो ना तो एनर्जी को लेता है ना ही एनर्जी को देता है, यानी उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है, उस ऑर्बिट को, उस इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको, स्थायी ऊर्जा कक्ष। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्थायी ऊर्जा कक्ष। यानी इस कक्ष के अंदर उसकी ऊर्जा क्या होगी, फिक्स होगी, ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। यानी स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में देखो, इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई यहां से कि स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, यानी स्थायी ऊर्जा कक्ष के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। किसने दी थी, नील्स बोहर ने। बताओ रदरफोर्ड के मॉडल कमी दूर हुई कि नहीं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और चक्कर लगाते 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 कहां चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये बात किसने कही, ये बात कही वैज्ञानिक नील्स बोहर। उसने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो जिस ऑर्बिट के अंदर वो चक्कर लगा रहा है उसमें ना तो एनर्जी लेगा और ना ही एनर्जी देगा। उसे बोलते हैं, उस एटम इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट, उसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी ऊर्जा कक्ष। पॉइंट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको कि बोहर ने अगले पॉइंट में अपने लिए क्या कहा। उसने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा को लेता है ना ही ऊर्जा को देता है, यानी उसकी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। उसे बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं, उसे स्टेशनरी ऑर्बिट, या हिंदी में बोलते हैं स्थायी ऊर्जा कक्ष। कहानी समझ आ गई आपको। ये अगला पॉइंट समझ आ गया आपको कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में अगला पॉइंट क्या कहा। उम्मीद कर रहा हूं शायद आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है एटॉमिक मॉडल के बारे में। जो कौन सा मॉडल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल है ये, अपने पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कहानी समझ आ गई आपको, यहां तक कहानी समझ आएगी। अब सुनो लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या रह गया, 6 पॉइंट समझ आ गए आपको। ये 6 के 6 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जो 7वां पॉइंट हमारे पास है, वो हमारे पास एक्साइटेशन। हमारे पास है वो पॉइंट एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, उत्सर्जन और अवशोषण। एक्साइटेशन उत्तेजित हो जाता है ना, एक्साइटिंग मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, इसका मतलब क्या होता है, हम कराएंगे इलेक्ट्रॉन को जम। क्या करवाएंगे हम इलेक्ट्रॉनों का जम। कैसे होता है जम, देखो ध्यान से कि एक्साइटेशन का और डी एक्साइटेशन का मतलब है क्या। देखो ये आपके पास मान लो न्यूक्लियस, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। ये आपके पास मान लो पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, एंड डॉट 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 ये आपके पास क्या है, लास्ट वाला एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, इतनी मान लिया मैंने, आगे हो सकता है हमको मतलब है नहीं, फिलहाल हमने लास्ट मान लिया इतना। चलो इतना मत मानो आप, तो इतना ही मान लो साहब। वापस डायग्राम वापस बना देता हूं मैं, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए कि मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है और ये लास्ट वाला ऑर्बिट। इसके आगे ऑर्बिट नहीं है, ये हमने मान लिया। इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर। अब भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ होगा तो मैंने कहा था भी आपको कि न्यूक्लियस ऑर्बिट के चारों क्या लगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है
न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, और जब वो चक्कर लगाता है तो ना तो एनर्जी लेता है ना ही एनर्जी देता है, यानी उसकी ऊर्जा क्या रहती है, फिक्स रहती है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्थायी ऊर्जा कक्ष। क्या बोलते हो उसे आप, स्थायी ऊर्जा कक्ष। तो मान लो कि ये अपने पास n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और ये अपने पास है n बराबर 4। कितना है अपने पास, n बराबर 4। जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को ध्यान समझना। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और अपने पास क्या n बराबर 4। तो मैं कहूंगा यहां पर ऊर्जा कितनी होगी, E1, यहां पर ऊर्जा कितनी होगी, E2, यहां पर ऊर्जा कितनी होगी, E3, और यहां पर ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास, E4। कितनी होगी हमारे पास, E4। बात समझ आ रही है आपको? सुनो भाई बात ध्यान से, कि मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, E1, यहां पर एनर्जी होगी मेरे पास E2, यहां पर एनर्जी होगी मेरे पास E3, और यहां पर एनर्जी कितनी होगी मेरे पास, E4। सही बात है? बात क्लियर है आपको? बात समझ आ रही है आपको? भाई इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा वहां पर ऊर्जा तो होगी ना। तो मान लिया कि इसकी ऊर्जा E1 है, इसकी ऊर्जा E2 है, इसकी ऊर्जा E3 है, इसकी ऊर्जा क्या है अपने पास, E4। इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है, और ये जो लास्ट वाला है ये अपने पास क्या होगा, हाई एनर्जी। इसको मान लिया मैंने E हाई। ई का मतलब क्या होता है, हाई। ई का मतलब होता है एनर्जी, और हाई का मतलब क्या होता है, अधिकतम। यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पर एनर्जी क्या होगा, इसको बोलते हैं ई लो। इसे क्या बोलते हैं हम, ई लो। यहां पर एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल कम। यहां पर एनर्जी कम होगी ना, और यहां पर एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल ज्यादा। तो यहां तो लिख लिया मैंने ई लो, और यहां पर लिख लिया मैंने ई हाई। हाई का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और लो का मतलब क्या होता है, कम। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है कि आपके पास न्यूक्लियस है, आपके पास पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कम। इसे बोल दिया मैंने ई लो, इसे बोल दिया मैंने ई हाई। अब सुनो, हमें करवाना है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। क्या करवाना है हमें, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना। इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है हमको, जंप। तो पहली बात तो आप समझो कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में जंप करेगा। चाहे आप उसे यहां से यहां ले जाओ, चाहे आप उसे यहां से यहां ले जाओ, उसे यहां से यहां, आप किस चाहे ले जाओ, लेकिन राउंड एक ही होगा। या तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके सीधा यहां चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से सीधा यहां चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा यहां से यहां चला जाएगा। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां भेजोगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को सीधा यहां से यहां भेजना है तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से कहां जंप करेगा, वहां पर, यानी बीच के अंदर वो जंप नहीं करेगा। मेरी बात सुन लेना ध्यान से कि जब भी एक्साइटेशन होता है, जब भी एक्साइटेशन होता है तो होता है ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में। कितने स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो केवल और केवल एक स्टेप में जंप करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और सीधा जंप करके कहां चला जाएगा, जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाना चाहते हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके जाओगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से कहां जाएगा, यानी ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात को कि जब भी एक्साइटेशन होता है तो ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में नहीं होता है। मेरी बात को सुना कान खोलकर कि जब भी एक्साइटेशन होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो मल्टीपल स्टेप में नहीं होता, वो ओनली फॉर ओनली तो सिंगल स्टेप में। कैसे होता है, ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में। किसमें होता है, ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कहानी क्लियर है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ओनली फॉर ओनली कौन से स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो बात, इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि हम आगे की बात हम तरीके से कर पाए। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब भी एक्साइटेशन होगा, जब भी एक्साइटेशन होगा तो सिंगल स्टेप में होगा, मल्टीपल स्टेप में नहीं होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है भाई। अब सही है डायग्राम, ठीक है साहब। अब मान लो आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराना चाहते हो, आप उसको ई लो से कहां लेके जाना चाहते हो, ई हाई पर। भाई यहां पर एनर्जी हाई है और यहां पर एनर्जी क्या है, लो। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जाएगा नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा को लेता है ना ही ऊर्जा को देता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो मैं कहूंगा आपको बाहर से क्या डालना पड़ेगा, फोटोन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा आपको, फोटोन। आप ऐसा मानो कि मान लो आप घर पे पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, तो जब आपको पेरेंट्स फोर्स करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे, आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो बताओ पढ़ना स्टार्ट करोगे नहीं करोगे। यानी आपको जो एनर्जी दी है आपके पेरेंट्स ने दी है। कैसे दिया, आपके पेरेंट्स ने। आप तो पढ़ना नहीं चाहते थे, यानी ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट नहीं होना चाहता था, ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट नहीं होना चाहता था। लेकिन जब बाहर से कोई एनर्जी का फोटोन आएगा, बताओ ये एक्साइट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा कैसा होगा कि मान लो बाहर से कोई फोटोन आया, बाहर से क्या, फोटोन। फोटोन आएगा तो मैं कहूंगा यहां से आ रहा है फोटोन। क्या हो रहा है, फोटोन। तो पता फोटोन के पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी, उसे बोलते हैं ईपी। उसे क्या बोलते हैं, ईपी। पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब बाहर से कोई फोटोन आएगा तो उसके पास एनर्जी तो होगी ना भाई, उसके पास क्या होगी, एनर्जी। उस एनर्जी को लिख दिया मैंने ईपी। क्या लिख दिया मैंने, ईपी। क्या लिख दिया मैंने, ईपी। यानी ये अपने पास है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या ईपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो गई,
भाई जब आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा होगा उस टाइम तो इसके पास यही एनर्जी होगी, कौन सी वाली, ईलो वाली। अरे होगी कि नहीं होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा होगा उस टाइम इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, ईलो, या आप कह सकते हो इसे इवन। लेकिन जब इसके पास फोटोन आएगा तो ये फोटोन अपनी एनर्जी लेके आएगा नहीं लेके आएगा, तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इसको। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, दो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, दो एनर्जी होगी। कौन कौन सी, एक तो फोटोन की एनर्जी होगी और एक इस खुद की एनर्जी होगी। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन जंग करके यहां जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोटोन आप डालोगे तो फोटोन के पास एनर्जी तो होगी ना भाई, बिना एनर्जी का फोटोन तो नहीं आएगा। कि जब उस फोटोन के पास एनर्जी होगी तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, दो एनर्जी, एक तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी और एक इसकी भी तो एनर्जी होगी। उस एनर्जी को बोलते हैं अपन ईलो। क्या बोलते हैं उसको, मान लिया वो ई है, मान लिया आपने, क्या मान लिया उसको, ईलो। बात समझ आ रही है आपको। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा यहां पर, क्योंकि आप लेके जाना चाहते हो यहां से लेके यहां तक, तो बताओ यहां पर एनर्जी क्या है, ई हाई है कि नहीं, बताओ यहां पर एनर्जी क्या है, ई हाई, बताओ है कि नहीं। और आप जानते हो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी आपको मिलती है उतनी आप देते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई, ई फोटोन होगी, साथ में कितनी होगी, ई लो। यानी यहां पर जो एनर्जी होगी, यहां पर जो ई फोर होगी वो किसके बराबर होगी भाई, यहां पर जो ई हाई होगी, मैं कह रहा हूं यहां पर जो ई हाई होगी, ई हाई होगी किस किसके बराबर होगी, एक तो फोटोन की एनर्जी, साथ में किसकी एनर्जी बराबर होगी, ई लो। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई। आपका इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां चला गया, इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी, एक तो इस फोटोन की एनर्जी थी और एक इस खुद की एनर्जी थी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर तो सारी एनर्जी लेके जाएगा ना। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को देता है ना एनर्जी को लेता है। जब वो यहां से जंप करेगा यहां पर तो दोनों एनर्जी लेके जाएगा, वो किसी प्रकार की एनर्जी वो लूज नहीं करेगा। तो यहां पर जब वो पहुंच जाएगा तो यहां पर एनर्जी कौन सी है, ई हाई। तो बताओ ई हाई किसके बराबर होगी, इसके योग के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अगर यहां से मुझे फोटोन की एनर्जी निकालनी हो, अगर यहां पर मुझे आने वाले फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो बताओ इसको लो को यहां भेज दूं मैं, तो बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास, ई हाई माइनस ई लो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन। बताओ नया फॉर्मूला निकाला ही नहीं निकाला, हमने निकाल लिया कि अगर आपको आने वाले फोटोन की एनर्जी चाहिए, अगर आपको आने वाले फोटोन की एनर्जी चाहिए तो बताओ ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं करेगा। यानी आप क्या करोगे, अगर आपको आने वाले फोटोन की एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाली एनर्जी में से कम वाली एनर्जी को हटा दोगे। बताओ आपके पास फोटोन की एनर्जी आएगी, ये क्या है अपने पास मैक्सिमम एनर्जी लेवल, ये क्या है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल, घटा दोगे तो आपके पास तो फोटोन की एनर्जी आएगी नहीं आएगी। नया कॉन्सेप्ट आया कि नहीं निकल के, नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि नहीं आया। बात समझ नहीं मेरी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो पहली बात तो किसमें करता है, सिंगल स्टेप में। किसमें करता है, सिंगल स्टेप, एक स्टेप में काम हो जाएगा, मल्टीपल स्टेप में काम नहीं होगा। और जो वहां पर जो एनर्जी होती है, इन दोनों एनर्जी की कॉम्बिनेशन क्या होती है, बिल्कुल बराबर। यानी अगर आप इन दोनों एनर्जी को जोड़ दोगे तो बताओ ई हाई के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। कहानी क्लियर है। ये बात थी भाई एक्साइटेशन की, ये बात किसकी थी, एक्साइटेशन किसकी थी, ये बात एक्साइटेशन की। कहानी क्लियर है आपको। अब मैं बात कर रहा हूं डी एक्साइटेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं, डी एक्साइटेशन। देखो मैंने कहा था एक्साइटेशन तो क्या होता है, सिंगल स्टेप में, क्या होता है, सिंगल स्टेप में। लेकिन जो डी एक्साइटेशन है, ये जो डी एक्साइटेशन है, ये जो डी एक्साइटेशन है, ये अपने पास होता है मल्टीपल स्टेप में। क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में। ये तो अपने पास एकल यानी एक पद में हो जाता है, और ये होता है मल्टी पद में यानी मल्टी स्टेप में। किसमें होता है, मल्टी स्टेप में। यानी ये अलग अलग होगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, उसे वापस भी तो आना पड़ेगा, तो मल्टीपल स्टेप में आएगा। ऐसे आएगा, तो पहले यहां से आ सकता है, यहां से ऐसे आ सकता है, यहां से ऐसे आ सकता है, ऐसे आएगा। जाना तो उसे एक स्टेप में था, आना उसे मल्टीपल स्टेप में होता है। और सोचो जितनी वो एनर्जी लेके जाएगा उतनी तो एनर्जी देके आएगा। तो यहां से एनर्जी किस रूप में निकलेगी बाहर, फोटोन के रूप में। कैसे निकलेगी बाहर, फोटोन के रूप में। कैसे निकलेगी बाहर, फोटोन के रूप में। मैं बात समझा रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको। मैं क्या कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, फोटोन प्लस उसकी एनर्जी। जब वो वापस वहां से वहां आएगा, बताओ जितनी एनर्जी वो लेके गया तो उतनी एनर्जी छोड़ के आएगा, नहीं छोड़ के आएगा। क्योंकि आप जानते हो जितनी एनर्जी मिलती है उतनी जितनी एनर्जी आप देते हो उतनी एनर्जी आपको मिलती है। इसके पास कितनी एनर्जी थी, ये वाली और ये वाली। जब ये वापस आएगा तो बताओ दोनों एनर्जी को छोड़ के आएगा, नहीं छोड़ के आएगा। तभी तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन काम करेगा, नहीं करेगा हमारा। बात समझ आ रही है आपको। यानी जो आपके पास डी एक्साइटेशन होता है वो आपके पास होता है मल्टीपल स्टेप में, और जो आपके पास एक्साइटेशन होता है वो अपने पास कौन सा स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। ये बातें थी बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये पॉइंट थे किसके बारे में, बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि बोहर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो उसमें कौन कौन से पॉइंटों की उसने क्या की भैया, चर्चा की। बात समझ आ गई आपको। तो ये 6-7 पॉइंट जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं शायद आपको पॉइंट क्लियर होंगे कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी बातें की। देख लीजिए आप कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से पॉइंटों की चर्चा की। क्लियर, 6-7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि बोहर के परमाणु मॉडल में 6-7 पॉइंट कौन कौन से। वापस बता रहा हूं,
पहला पॉइंट क्या था कि जो बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब भी जो एटम है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन चारों सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, नील्स बोहर ने। तीसरी बात क्या कही इसने कि अंदर वाला लगने वाला आकर्षण बल बाहर लगने वाले आकर्षण बल के क्या हो जाता है, बराबर। चौथे पॉइंट क्या कहा, किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π का क्या होगी, पूर्ण गुणज, ठीक है साहब। उसने फिर अगला पॉइंट क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है तो जिस भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना तो एनर्जी लेता है ना ही एनर्जी देता है, उसे बोलते हैं उसका स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके अलावा कौन सा पॉइंट था हमारे पास, एक्साइटेशन का और डी एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन होता है सिंगल स्टेप में और हमारे पास डी एक्साइटेशन होता है मल्टीपल स्टेप में। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये तो बोहर मॉडल के पॉइंट थे भाई, ये तो क्या थे हमारे पास, बोहर मॉडल के पॉइंट। सोचो बोहर मॉडल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो अपने पास थे बोहर मॉडल के पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर बात है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में हम कि बोहर के एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।